हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स। इस यूनिट के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हमारे जो भी ISO 9000 जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में कि किस तरह से हमने उनको फाउंड किया, कहाँ से हमें मिले, कौन कौन से हम स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड बताए थे जो ISO 9000 के अंडर आते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, उसकी एडवांटेज, उसके यूज़ की, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्या क्या एडवांटेज है और कौन कौन से मेथड्स होते हैं TQM के। आज हम बात करेंगे ISO 9000 जो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, उसके फंक्शंस के बारे में कि जो ISO 9000 है उसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, हमारी क्वालिटी को मेंटेन, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा ISO 9000 का जो हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल, कि किसी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम यूज करते हैं ISO 9000 स्टैंडर्ड्स का। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल। फर्स्ट रहेगा पॉइंट टू कंट्रोल द quality of product, to control the quality of product at international level, कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम जिस स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, ISO 9000 स्टैंडर्ड। सेकंड पॉइंट है टू प्रमोट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट के अंदर कंटिन्यूस हम चाहते हैं इंप्रूवमेंट हो उसकी क्वालिटीज के अंदर, तो उसलिए भी हम यूज करते हैं ISO 9000 जो हमारा रहेगा स्टैंडर्ड। ठीक है, 9000 स्टैंडर्ड को बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू प्रमोट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट रहेगा टू कंटिन्यूस प्रमोट या फिर टू प्रमोट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के अंदर हमारी जो कंटिन्यूस क्या होती जाए, इंप्रूवमेंट हो। तो इसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं हमारे ISO 9000 जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, जो ISO 9000 है, जो स्टैंडर्ड्स हम यूज करते हैं। इसके अलावा टू ऑब्टेन ISO सर्टिफिकेशन, कि जो ISO सर्टिफिकेशन है उसको ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन ISO सर्टिफिकेशन, कि ISO सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं ISO 9000 का। ये फंक्शंस के अंदर होगा। इसके अलावा टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव स्किल ऑफ द एम्प्लॉय, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन वर्कर्स एम्प्लॉयज की स्किल को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा टू इंप्रूव स्किल इन द ऑफ द एम्प्लॉय, जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज की स्किल को इंप्रूव करने के लिए भी हम ISO 9000 जो हमारे स्टैंडर्ड्स है ISO 9000 का यूज करते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहेंगे कुछ बेसिक फंक्शंस किस चीज के, ISO 9000 फंक्शंस। तो देख लीजिए, टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं ISO 9000। नेक्स्ट है इसके अलावा टू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने के लिए ISO का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट टू ऑब्टेन ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए भी हम यूज करते हैं ISO का। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने बात की टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टू इंप्रूव स्किल ऑफ द एम्प्लॉय, जो भी वर्कर्स एम्प्लॉयज हमारी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनकी स्किल को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ISO 9000 जो हमारे स्टैंडर्ड्स रहेंगे, इन स्टैंडर्ड्स का यूज कर रहे हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा एडवांटेज ऑफ ISO 9000 की एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी एडवांटेज है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा बन जाएगा एडवांटेज ऑफ ISO 9000 कि जो हमारे ISO 9000 स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड की कौन कौन सी एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले फिर हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले एडवांटेज के अंदर देखिए हम क्या बात कर सकते हैं, इमेज इन मार्केट प्लेस इज इम्प्रूव्ड, कि अगर हमारे जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा अगर वो ISO सर्टिफाइड होगा तो उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। इसके अलावा उसकी जो इमेज है उसके अंदर भी इंक्रीजमेंट होगा, यानी कि इमेज उसकी बढ़ेगी। क्योंकि अगर एक हमारे पास दो सिमिलर प्रोडक्ट है, एक जैसी क्वालिटीज है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन एक प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड है, दूसरा प्रोडक्ट हमारा ISO सर्टिफाइड नहीं है, तो मार्केट में जो भी खरीदने जाएगा तो सबसे पहले देखेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट हम खरीदना चाहते हैं वो ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर क्वालिटी के साथ उसको खरीद सके, प्रॉपर अपनी सेटिस्फेक्शन के साथ उस प्रोडक्ट को खरीद सके। तो इसलिए अगर हमारे प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट के अंदर उसकी इमेज, उसकी रेपुटेशन के अंदर इंक्रीजमेंट होगा, रेपुटेशन बढ़ेगी उसकी। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज इन मार्केट प्लेस इज इम्प्रूव्ड, किसकी वजह से, ISO 9000 जो हमारे स्टैंडर्ड रहेंगे ISO की वजह से, ISO स्टैंडर्ड्स की वजह से। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा इमेज इन मार्केट प्लेस, इमेज इन मार्केट प्लेस, इमेज इन मार्केट प्लेस इज इम्प्रूव्ड, इज इम्प्रूव्ड, कि मार्केट प्लेस के अंदर जो इमेज होगी जो भी हमारे प्रोडक्ट की है, क्वालिटी प्रोडक्ट की है, वो क्या होगी, और ज्यादा बढ़ेगी, अच्छी होगी। इसके अलावा इट रिड्यूस टाइम एंड मनी स्पेंड ऑन इंस्पेक्शन एट द प्रोडक्ट, कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक तो पैसा खर्च कर रहे हैं और ऊपर से अलग से टाइम लगा रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए बार बार, तो उस इंस्पेक्शन को वो कम करेगा, यानी कि इंस्पेक्शन का जो टाइम लग रहा है, जो कॉस्ट आ रहा है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, उसको वो रिड्यूस करने में भी मदद करेगा ISO। तो क्या लिख सकते हैं, इट रिड्यूस टाइम एंड मनी स्पेंड ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन के लिए हम टाइम और मनी स्पेंड कर रहे हैं उसको रिड्यूस करने में मदद करता है ISO। क्या लिखेंगे, इट इज रिड्यूस, इट रिड्यूस टाइम एंड मनी, इट रिड्यूस टाइम एंड मनी spent on the inspection of product, spent on the inspection of products, कि जो प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन के लिए हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मनी स्पेंड कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके अलावा इट इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, जो भी हमारी अगर हम ISO का यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज का क्लाइमेट है, माहौल है, वो भी इम्प्रूव होगा और ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, रिड्यूस अंडर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स होते हैं, जो भी एरर्स है उन एरर्स को रिड्यूस करने का काम करता है। जो कस्टमर रिलेशन है, कस्टमर रिलेशन को भी इंप्रूव करने का काम करता है। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं, इट रिड्यूस एरर्स, इट रिड्यूस एरर्स, ठीक है, कोई भी एरर्स हो सकते हैं, उन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा इट इम्प्रूव कस्टमर रिलेशन, जो कस्टमर्स के साथ रिलेशन है उस रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव कस्टमर्स रिलेशन, कि कस्टमर्स के साथ जो भी रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए भी हम ISO का यूज करते हैं, एडवांटेज के अंदर आएगा। इसके अलावा इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है उसको इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव या फिर इट इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को इंप्रूव करने के लिए, कि और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं हमारे ISO स्टैंडर्ड्स का, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या रहेंगी, एडवांटेज ऑफ ISO
9000। तो देख लीजिए, सबसे पहले इमेज इन मार्केट प्लेस इज इम्प्रूव्ड। ISO की वजह से जो हमारे इंडस्ट्री की इमेज है या फिर हमारे प्रोडक्ट की इमेज है उसके अंदर इंक्रीजमेंट होता है, वो अच्छी बनती, बढ़िया होती है, इंप्रूव होती है। इट रिड्यूस टाइम एंड मनी स्पेंट ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन के लिए जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मनी स्पेंड कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने बात की रिड्यूस एरर्स, जो भी हमारे टेक्निकल एरर्स है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है, उन एरर्स को कम करेगा। इट इंप्रूव कस्टमर्स रिलेशंस, कस्टमर्स के बीच में, सप्लायर और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन को इंप्रूव करने के मदद करता है। इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं ISO स्टैंडर्ड्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज ऑफ ISO। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या रहेगा नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा डिसएडवांटेज ऑफ ISO। डिसएडवांटेज ऑफ ISO 9000। तो देखिए, डिसएडवांटेज के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ ISO स्टैंडर्ड्स आर एक्सपेंसिव। जितना भी अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, जो हमारे ISO स्टैंडर्ड्स के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा हमारे प्रोडक्ट्स का, तो वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। तो ये हम किसमें कंसीडर करेंगे, डिसएडवांटेज, की ISO 9000 की जो डिसएडवांटेज है, बिग डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि जो कॉस्ट है वो क्या ज्यादा लगता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ISO स्टैंडर्ड्स आर एक्सपेंसिव। इसके अलावा फेलियर टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, कई बार क्या होता है जो हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो स्टैंडर्ड्स हमारे क्या होते हैं, फेल होने शुरू होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो भी रजिस्ट्रेशन होता है ISO स्टैंडर्ड्स के लिए वो क्या होगा, एक्सपेंसिव। रजिस्ट्रेशन ऑफ ISO स्टैंडर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ ISO स्टैंडर्ड्स आर एक्सपेंसिव, वो क्या रहेगा, एक्सपेंसिव होगा। सेकंड पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे, जो सेकंड हमारा डिसएडवांटेज के लिए क्या रहेगा कि फेलियर टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड, जो हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। फेलियर टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, जो हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स रहेंगे उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्या रहेगा, प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द परचेज एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मे नॉट बी अवेलेबल। कई बार क्या होता है कि हम जब ISO स्टैंडर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें प्रॉपर सपोर्ट मिलनी चाहिए, किससे, जो हमारा परचेज है, जहां से हम परचेज कर रहे हैं, और जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अगर दोनों के बीच में प्रॉपर क्या नहीं है, अगर दोनों के बीच में प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, तो उसकी वजह से भी वो हमारे लिए क्या रहेगी, डिसएडवांटेज किस चीज की, ISO 9000 जो हमारा स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड की क्या रहेगी, डिसएडवांटेज। तो हम क्या लिख सकते हैं डिसएडवांटेज के अंदर कि कौन कौन सी डिसएडवांटेज है, प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द परचेज, प्रॉपर support from the purchase, proper support from the purchase and production department is not available, production department may not be available, वो भी कई बार क्या होती है, अवेलेबल नहीं होती, may not be available। तो ये हमारे लिए क्या होगी, डिसएडवांटेज किस चीज की, जो ISO स्टैंडर्ड्स हम यूज कर रहे हैं उन ISO स्टैंडर्ड्स की डिसएडवांटेज। इसके अलावा डिफिकल्टी इन कैलिब्रेशन ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट, लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड स्पेशल टूल्स,
कई बार क्या होती है जब हम कैलिब्रेशन करते हैं हमारे इक्विपमेंट्स के बीच में, टूल्स के बीच में, तो उस दौरान हमें डिफिकल्टी होती है, यानी कि दिक्कत आती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफिकल्टी इन कैलिब्रेशन of equipments and other special tools। जो हमारे अदर स्पेशल टूल्स होते हैं उन टूल्स के अंदर क्या होती है, कैलिब्रेशन के दौरान क्या होती है, दिक्कत आती है। कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड अदर स्पेशल टूल्स। तो ये हमारी क्या रहेगी, कुछ बेसिक डिसएडवांटेज किस चीज की, ISO 9000 जो हम स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ISO स्टैंडर्ड्स आर एक्सपेंसिव। जो भी रजिस्ट्रेशन होगा ISO स्टैंडर्ड्स का वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। सेकंड पॉइंट, फेलियर टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। जो भी हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाना वो भी मुश्किल होगा। प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नॉट बी अवेलेबल। और कई बार हमें जो प्रॉपर सपोर्ट चाहिए हमारे परचेज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वो हमें नहीं मिलती। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन कैलिब्रेशन ऑफ द प्रोसेस, इक्विपमेंट एंड अदर स्पेशल टूल्स। जो हमारी अदर प्रोसेसेस होती है, इक्विपमेंट्स प्रोसेस है या फिर स्पेशल टूल्स है, तो उनके बीच में कैलिब्रेशन के दौरान भी कई बार डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारी क्या रहेंगी, कुछ बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ किस चीज की, डिसएडवांटेज ऑफ ISO 9000 जो हमारे स्टैंडर्ड्स रहेंगे। जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स है उन स्टैंडर्ड्स की कुछ बेसिक क्या रहेगी, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे इंटरनेशनल कोड्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में। जहां पे हमने बात कर ली हमारे ISO 9000 स्टैंडर्ड के बारे में, आगे जो हमारा फर्दर टॉपिक रहेगा वो होंगे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में, फर्दर उसके बाद बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो नेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे उन नेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टॉपिक होगा इंटरनेशनल कोड या फिर स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल कोड्स या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल कोड्स या फिर हमारे क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड। तो देखिए इंटरनेशनल कोड और स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या बात सकते हैं कि ISO prepared a document called ISO 9000 series, ठीक है, 1987। कि क्या हुआ कि 1987 के अंदर ISO ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया जिसको हमने बोला ISO 9000 सीरीज के जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे उनके मुताबिक जो भी हमारी क्वालिटीज होंगी, जो गाइडलाइंस होंगी, जो भी हमारे डेफिनेशंस होंगी कि कौन कौन से रूल्स है, किस तरह से हमने क्वालिटीज को मेजर करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आगे रेफरेंस के तौर पे शो करवाते हैं, यानी रेफरेंस के तौर पे हम उनको आगे डेवलप करते हैं। तो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या कोड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ISO प्रिपेयर्ड ए डॉक्यूमेंट, कि ISO ने एक बार डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, ISO प्रिपेयर्ड ए डॉक्यूमेंट called ISO 9000 सीरीज। उसको हमने क्या बोल दिया कि जो डॉक्यूमेंट उसने जारी किया वो हमारा क्या है, ISO 9000 सीरीज है। कब, इन 1987 कब जारी किया, 1987 के अंदर। और ये क्या काम कर रहा है कि इट गिव्स एज ए गाइडलाइन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गाइडलाइन जारी की जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, क्वालिटीज और क्वालिटीज को मैनेज करेंगे। कि इन 1987 टू गाइडलाइन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन, जो कि क्या करेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस ऑन मैनेजिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, ऑर्गेनाइजेशंस ऑन मैनेजिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि क्वालिटीज और स्टैंडर्ड्स को मैनेज करने का काम करेंगे, कि मैनेजिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स
इट इज वेरी हेल्पफुल इन क्वालिटी, और जो क्वालिटी को मेजर करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने में ये क्या करेगी, मदद करेगी। कि इट इज वेरी हेल्पफुल, इट इज वेरी हेल्पफुल, इट इज वेरी हेल्पफुल टू क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या होती है, हेल्पफुल होती है। उसके अलावा कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे सीरीज के अंदर। देयर आर सम कोड्स। कौन कौन से वो कोड्स हैं? सबसे पहले जो हमारे पास रहेगा वो होगा ISO। फर्स्ट हमारा होगा ISO 8402। कब हुआ ये? 1986 में। तो अब देखिए ISO जो हमारा ISO 8402 है, इसका मतलब क्या है, किस लिए ये, क्या चीज आगे क्वालिटीज के बारे में क्या गाइडलाइन देता है, क्या क्या इसके अंदर डेफिनेशंस होती है। तो ये स्टैंडर्ड्स हमें क्या कहता है, इट गिव्स द डेफिनेशन टू वेरियस क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स। कि ये क्या करता है, डेफिनेशंस प्रोवाइड करवाता है। किस चीज की डेफिनेशन? जो भी हमारी क्वालिटी से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स के बारे में। कि इट गिव्स द डेफिनेशन टू वेरियस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। It gives the definitions. It gives the definition to various. It gives the definition to various quality related standards. Quality related standards. जो भी क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स के लिए डेफिनेशंस प्रोवाइड करवाने का जो काम करता है वो हमारा रहेगा ISO 8402 स्टैंडर्ड। इसके अलावा दीज आर हेल्प टू अंडरस्टैंड बेसिक क्वालिटी कॉन्सेप्ट। कि नॉर्मली बेसिक जो हमारे क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स हैं उन बेसिक क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम ISO 8402 स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं। कि दीज आर हेल्प टू अंडरस्टैंड, दीज आर help to understand basic quality concepts। जो भी बेसिक क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स हैं उन बेसिक क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज कर लेते हैं किस चीज का, ISO 8402 स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा वो होगा ISO 9000। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है सेकंड नंबर पे, तो वो रहेगा ISO 9000 स्टैंडर्ड 1987। तो देखिए ISO 9000 स्टैंडर्ड, इसका हम यूज क्या करते हैं, इट गिव्स गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मॉडल। यानी कि ये हम जो हमारा ISO 9000 स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड का यूज हम किस लिए करते हैं, इट गिव्स गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन द प्रॉपर मॉडल एंड यूज प्रॉपर मॉडल। की सिलेक्शन करने के लिए और एक प्रॉपर मॉडल को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं ISO 9000 स्टैंडर्ड का। इसके अलावा दीज आर हेल्पफुल इन क्वालिटी सिस्टम, और क्वालिटी सिस्टम में भी ये क्या करता है, मदद करता है। तो हम लिख सकते हैं इट गिव्स गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन, इट गिव्स गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन, it gives guideline for selection and use proper model। कि जो प्रॉपर मॉडल है उस मॉडल को यूज करने के लिए हम ISO 9000 जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं इन स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं। इसके अलावा these codes are help in quality system, these codes are helpful इन क्वालिटी सिस्टम्स के अंदर क्या होते हैं, ये जो भी हमारे कोड्स होते हैं ISO 9000 सीरीज के, ये कोड्स क्या होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की हमारे ISO स्टैंडर्ड्स के बारे में। कौन कौन से, अभी तक हमने 2 ISO स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की है। कौन कौन सा? फर्स्ट रहेगा 8402 1986। इट गिव्स, ये क्या काम कर रहा है, इट गिव्स द डेफिनेशन टू वेरियस क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड। जो भी हमारे वेरियस क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करवाने के लिए हम यूज करते हैं ISO 8402 स्टैंडर्ड्स का। दीज आर हेल्प टू अंडरस्टैंड बेसिक क्वालिटी कॉन्सेप्ट। इसका काम क्या है, जो भी हमारी बेसिक क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स हैं उन बेसिक क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना।
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे हमने बात की ISO 1987। ये क्या है? इट गिव्स गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन एंड यूज प्रॉपर मॉडल, कि एक प्रॉपर मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए और एक प्रॉपर मॉडल का यूज करने के लिए हम जो गाइडलाइंस यूज कर रहे हैं, वो गाइडलाइंस हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है? वो करवा रहा है ISO 9000 स्टैंडर्ड। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? ISO 9000। इसके अलावा दीज कोड्स आर हेल्पफुल इन क्वालिटी सिस्टम। जो हमारी ISO 9000 सीरीज रहेगी, ये आगे जो भी हमारे क्वालिटी सिस्टम है, क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी सिस्टम में भी हम इसका क्या कर सकते हैं? वाइडली यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो हमारे ISO 9000 सीरीज के आगे जो भी कोड्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ISO 9001, 9002, 9003, 9004, जो फर्दर आगे हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।